नमस्कार साथियों। मित्रों, हम लोग घटना चक्र की जीएस दृष्टि देख रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में अंग्रेज़ों के आगमन और उनके फैक्ट्री निर्माण के बारे में ये सब चीज़ें देखा, उनके आर्थिक प्रभाव, कैसे कैसे उन्होंने राज्य को हड़पा और कब्जा किया। तो इतिहास के चैप्टर में हम लोग आधुनिक भारत देख रहे हैं और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो है 1857 की क्रांति। यहाँ से प्रश्न सभी परीक्षाओं में बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं और बहुत बढ़िया से बनते हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए मित्रों, चलिए शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। इसकी शुरुआत कब हुई? चर्बी वाले कारतूस 1857 ईस्वी में बैरकपुर सैनिकों द्वारा चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। कहाँ? बैरकपुर में। और मंगल पांडे जो थे उसके अगुआ थे, उन्होंने ही सबसे पहले इनकार किया था। एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी मंगल पांडे ने। जब ज़बरदस्ती किया जाने लगा, एक्चुअली चर्बी वाले कारतूस थे क्या कि बंदूक में चलाने के लिए एक कारतूस आए थे, नई नई बंदूक आई थी मार्केट में जो रॉयल इनफील्ड के नाम से थी। और तो उसमें जो कारतूस यूज होते थे, कारतूस को पैक करने के लिए इस पर पैकिंग लगी होती थी। इस पैकिंग को अपने मुंह से खोलना होता था। मुंह से खोलेंगे, खोल के फिर बंदूक में लगा के फिर उसको फायर किया जाता था। जब उसमें फायर किया जाता था तब वो गोली चलती थी। तो एक्चुअली होता ये था कि उस समय मार्केट में काफ़ी अफवाहें भी फैली और कुछ इसका इस्तेमाल भी हुआ था। बहुत इतिहास में इस पे बहुत संदिग्ध भावनाएं लगी हुई हैं कि ये सत्य थी कि नहीं थी, लेकिन कुछ तो था इसमें ज़रूर कि वो एक्चुअली ये जो पैकिंग होती थी, पैकिंग मांस के टुकड़े से होती थी। मांस का टुकड़ा या तो आप उसे समझ सकते हैं चर्बी से, पशुओं की चर्बियों के इस्तेमाल से इसकी पैकिंग की जाती थी। अब इसमें बहुत से इतिहासकार बताते हैं कि इसमें दो प्रकार के पशुओं के मांस का उपयोग किया जाता था। एक सूअर जिसे पिग बोलते हैं और दूसरा गाय के मांस का, गाय के मांस की चर्बी का उपयोग होता था। तो इससे एक्चुअली हुआ क्या कि दोनों धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। एक पहला तो हिंदू धर्म को आपको पता है कि वो गाय उनकी माता मानी जाती है, वो उसकी पूजा करते हैं, तो वो उसके खिलाफ होते हैं। और हमारे मुसलमान भाइयों में सूअर पिग को बहुत तुच्छ नज़र से या दूसरी निगाह से देखा जाता है, तो वो उसके खिलाफ थे। तो इन्होंने इसको मुंह से उपयोग करने के लिए एकदम मना कर दिया और इसी को लेके ये क्रांतिकारी का आगाज होता है। रीजन पूरा यही नहीं है, रीजन तो बहुत बहुत है, लेकिन उस समय का शुरुआत सिर्फ यही कारण था कि इसी वजह से हुआ था। तो सबसे पहले कौन थे? मंगल पांडे जी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सबसे पहले इन्होंने ही हमला किया था। किसका हमला किया था? किसके ऊपर? एंजूडेंट के ऊपर हमला करके। जब एंजूडेंट मतलब ज़बरदस्ती इनके ऊपर बनाया जा रहा था कि आप क्यों नहीं करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, चूँकि ये सैनिक थे एक, तो ये बोले कि हम यूज नहीं करेंगे ये सब बंदूक। तो फिर इनके ऊपर दबाव बनाया जाने लगा, तो फिर ये लास्ट में इनके ऊपर हमला कर दिए, उनकी हत्या कर देते हैं। तो इस यहीं से शुरुआत होती है। कारण तत्कालिक जो यही था और इसके पीछे बहुत बृहद कारण देखें 1857 की क्रांति होने के, तो बृहद कारण में आप देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, कई कारण थे। राजनीतिक आपको पता है, अभी हम लोगों ने पिछले पार्ट में देखा कि हड़प नीति इनकी आई थी, कैसे कैसे हड़प कर रहे थे। इनकी लगान की नीति बहुत खतरनाक थी और ऐसे ऐसे करके ये अंग्रेज चूँकि भारत को लूट रहे थे, लूट लूट के उस पैसे का उपयोग कर रहे थे अपने सुविधा के लिए, अपने आप को विकास करने के लिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के वजह से मेन कारण तो वही था, आर्थिक था, धार्मिक शोषण भी था। तो बहुत से धार्मिक, आपको पता है धार्मिक शोषण ही हुआ ये। हिंदू धर्म नहीं मान रहे हैं, मुस्लिम धर्म अपना अलग मान रहे हैं, तो आप उनको धर्म पे ठेस पहुंचा रहे हैं। तो यही सब रीजन था। मुख्य कारण क्या हुआ? ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ जो थी, ये मुख्य कारण मानी जाती है, क्योंकि आपको हम लोगों ने पहले ही देख चुका है वो कितनी घिनौनी नीति करते थे। मतलब एक तरफी नीति, अपने लिए सब कुछ रखो, दूसरों के लिए कुछ नहीं। प्रेस पे इतना ज़्यादा प्रेशर बनाते थे कि दूसरी लैंग्वेज को बंद करो, बस केवल अंग्रेजी ही प्रमोट करो। क्यों प्रमोट करो? उसके पीछे भी रीजन था उनका। वो समझ पाते थे, वो चाहते थे कि जो लिखा जा रहा है वो हम पढ़ पाएँ। तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस, हम लोगों ने अभी देख लिया। और जिसकी अफवाह आप देख रहे हैं ना, मतलब ये बहुत पुष्टि नहीं मिलती, ये अफवाह ही थी लगभग। उसके बाद फिर इसका घटनाक्रम देखते हैं। घटनाक्रम में क्या हुआ था? 10 मई को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 12 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का दिल्ली पर अधिकार कर लिया गया। और स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या रखा गया था? ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका। कमल और रोटी। 1857 की क्रांति का स्वाधीनता संग्राम था, उसका प्रतीक था कमल और रोटी।
अब उसके बाद फिर कथन देख लेते हैं, इसमें कथन कौन कौन लोगों ने क्या क्या कथन दिए इस क्रांति को लेके। सर जेम्स आर्मस्ट्रांग डब्ल्यू टेलर ने कहा, हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम था ये। अंग्रेज हैं, ऐसे ही बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। जॉन लॉरेंस सीले, केवल सैनिक विद्रोह उन्होंने बोला था। टी आर होम्स, बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध, उन्होंने बोला था। वी डी सावरकर जी, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, ये हमारे मतलब इतिहासकार हैं, हमारे देश के बहुत अच्छे इतिहासकार हैं, तो इन्होंने बोला ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई थी। आरसी मजूमदार जी, इन्होंने कहा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये आईएएस में आया हुआ सीधा प्रश्न है, तो ये रिपीट हो सकता है किसी भी परीक्षाओं में, तो आप लेट रहे हैं। आरसी मजूमदार जी का ये कथन था। अब इसमें नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं, जहाँ से प्रश्न बहुत खासा पूछे जाते हैं, हमेशा मैच द फॉलोइंग करके या तो सीधे पूछे जाते हैं, तो नेतृत्वकर्ता हमेशा इंपॉर्टेंट है। बरेली से कौन थे? खान बहादुर जी थे। बरेली खान बहादुर, याद रखें। झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लक्ष्मीबाई झांसी की थी ही, झांसी की रानी बोली जाती थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल, तो आप लखनऊ नवाबों का शहर से समझ सकते हैं, हजरत महल, महल जहाँ होगा वो नवाबों का शहर होगा। कानपुर नाना साहब, नाना दो दो पंथ के थे, तो नाना साहब कानपुर के थे। और जगदीशपुर कुंवर सिंह जी थे, जो आपका बिहार में पड़ता है, बिहार का क्षेत्र, बिहार कहीं कहीं डायरेक्ट बिहार में मैच कराने के लिए आता है। असम से दीवान मनीराम दत्त जी थे, और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह जी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसे ही रखें, इसको तुरंत याद कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे बनेंगे। उसके बाद इसके ऊपर कुछ पुस्तकें आई थी, वो पुस्तकें कौन कौन सी थी वो देख लेते हैं। वी डी सावरकर जी जो थे वो पुस्तक लिखे थे, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये वी डी सावरकर जी की थी। और एस एन सेन जी की पुस्तक थी 1857, एस एन सेन जी की थी। सर सैयद अहमद खां जी की पुस्तक थी असबाब ए बगावत ए हिंद। और आरसी मजूमदार जी की पुस्तक थी द सिपा म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857। तो ये पुस्तकें हैं, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं। अंग्रेज समर्थक और प्रमुख शासक, उस समय जो अंग्रेजों के समर्थक हो गए थे, मतलब वो सपोर्ट नहीं किए थे, उनको लग रहा था कि ये छोटी मोटी घटना है और इससे कुछ होगा नहीं, अंग्रेज काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे, तो उस समय जो जो अंग्रेजों के समर्थन में थे वो कौन कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया थे, और इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निज़ाम और जोधपुर के राजा थे, और भोपाल के नवाब थे, और पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक थे, और कश्मीर के महाराजा थे। आप देख सकते हैं इतने लोग समर्थन नहीं दिए थे, अगर इस समय समर्थन दे देते तो शायद आज इतिहास कुछ और बयां करता। 100 साल पहले हमारा देश आज़ाद हो चुका होता और कुछ और होता, आज का भारत कहीं और होता। उसके बाद फिर आगे देखते हैं परिणाम और घोषणाएं क्या क्या हुई। परिणाम क्या हुआ? भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि डलहौजी की जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या विलय की नीति थी, वो सब की वजह भी बहुत रीजन थे, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। तो उनको विलय की नीति, विजय और विलय की नीति उन्होंने कम कर दिया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। आपको पता है झांसी की जो रानी थी और विभिन्न राज्य ऐसे थे जिसमें राजा को कोई अगर पुत्र नहीं होता तो वो अगर गोद लेके उसे राजा बनाना चाहें तो ये अंग्रेज उसको मना किए थे और उसको अपने राज्य में ले लेते थे, तो ये सब चीज़ें भी हटा दी गई। भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया, पील आयोग बना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखें, ये पूछा जाता सीधा पील आयोग किस लिए था। तो सेना के गठन के लिए कब हुआ था नव गठन के लिए? 1857 की क्रांति के पश्चात। और इसके बाद परिणाम और घोषणाएं क्या क्या हुई थी वो देख लेते हैं। भारत में कंपनी का शासन का समापन कर दिया गया, इसके पहले आप पढ़े होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कर रही थी, वो समाप्त हो गया। भारत शासन अब सीधे क्राउन के अधीन आ गया था, मतलब सीधा ब्रिटेन की राज्य सरकार, ब्रिटेन की महारानी जो थी उनके अंडर में आ गया था भारत सरकार। अब वहाँ से आदेश पास होगा, वही कार्य करेंगे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दिया गया। विस्तार मतलब वो अपने राज्य कब्जा कर रहे थे, अपने शासन बना रहे थे, वो सब बना रहे थे, तो वो सारी चीज़ें डायरेक्ट न होने की जगह इनडायरेक्ट होनी शुरू हुई, वो बंद कर दिया गया। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को रोक लगा दी गई, मतलब किसी का कोई धर्म है तो धर्म के खिलाफ कुछ न करें, धर्म अगर वो चल रहा है तो वो अपने अंधविश्वास या कुछ भी चल रहा है तो उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करने की आह्वान दिया गया। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कुछ और जन आंदोलन जो सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। संथाल विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1855 से लेकर 56 ईस्वी में आया था, आदिवासी विद्रोह इसे बोलते हैं। और
दामन ए कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से प्रारंभ किया गया था। नेतृत्व कौन किए थे, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। सिंधु कान्हू, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाँद और भैरव नामक चार भाई थे। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया गया। स्टार्टिंग इसका भागलपुर क्षेत्र में हुआ था। ये भागलपुर क्षेत्र है कहाँ, बिहार में। बिहार और झारखंड से लगा हुआ क्षेत्र है प्रॉपर बिहार में। मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने गई सेना संथालों द्वारा पराजित हो गई थी। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन है, संथाल विद्रोह हुआ कब था और कौन कौन नेतृत्व करता थे। उसके बाद फिर पागलपंथ देख लेते हैं। पागलपंथ के विद्रोह कब हुआ था, एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और करम शाह द्वारा प्रारंभ किया गया था। जमींदारों द्वारा मुजारों टेनेट्स पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया गया था। ये टीपू द्वारा किया गया था। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, टीपू थे। मुंडा विद्रोह, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है। उलगुलान या महान हलचल अन्य नाम से जाना जाता है, तो उलगुलान करके भी पूछा गया था। यूपी पीसीएस में अभी आया प्रश्न है 2020 में 21 में। और महान हलचल समयावधि 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के मध्य किया गया था। बिरसा मुंडा जगत पिता धरती आबा अन्य नाम से जाना जाता था। ये बोलते थे कि मैं धरती का पुत्र हूँ, धरती से ही जन्म लिया हूँ, तो जगत पिता के नाम से भी इन्हें जानते थे। इनकी पूजा भी होती है उस संप्रदाय में। बोगा अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोगा एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान इन्होंने किया था। तो ये इनके धार्मिक या फिर इनको आप समझ सकते हैं कि जनजातियों में एक प्रथा थी कि बोगा जी की पूजा करना है, जिनको एक सिंह वाले बोगा जिसे ये भगवान मानते थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट देते हैं वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन उपलब्धियां, अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनिश्चित तथा गंभीर चुनौती दी थी। प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी भारत में। और ये कब हुआ था, 1830 ईस्वी में बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा कर लिया गया था, उसी समय हुआ था। प्रसार क्षेत्र कहाँ था, काबुल था, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत था, बंगाल था, बिहार था, मध्य प्रांत था। तो आप देख सकते हैं ये काबुल मतलब आप समझ सकते हैं कि ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास से लेके उस मतलब बॉर्डर से लेके आपके यहाँ पश्चिम बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी तक, ये पूरा का पूरा ये वो क्षेत्र था। बालाकोट की लड़ाई, बरेलवी की मृत्यु हो गई बालाकोट की लड़ाई में। पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र बना। बरेलवी की मृत्यु के बाद नेतृत्वकर्ता मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला थे। उसके बाद फिर आगे देखते हैं कूका आंदोलन। ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हुआ कब था, 1840 ईस्वी में हुआ था। भगत जवाहर मल और सियान साहब द्वारा हुआ था। उद्देश्य क्या था, सिख धर्म। इंपॉर्टेंट ये है, सिख धर्म से रिलेटेड है, मतलब आप समझ सकते हैं क्षेत्र कौन सा रहा होगा, क्षेत्र पंजाब। तो इंपॉर्टेंट आप इसे समझ लें। और उसके बाद प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत करने के लिए इस धर्म को शुद्ध करने के प्रयास किया गया था, आंदोलन कूका आंदोलन। सॉरी। नील विद्रोह, नील विद्रोह आप देख लीजिए। समयावधि 1859-60 ईस्वी में। प्रारंभ कहाँ हुआ था, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से। नेतृत्वकर्ता कौन थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ये दो नेतृत्वकर्ता थे। प्रसार क्षेत्र कहाँ था, नादिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा और दीनाजपुर, ये प्रसार क्षेत्र था इनका। समर्थक कौन थे, हिंदू पैट्रियट और सांप्रदायिक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा ये समर्थक प्राप्त था। नील बगान मालिकों के अत्याचार का चित्रण दीन बंधु मित्र द्वारा नील दर्पण में किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, आप याद रखें। दीन बंधु मित्र की पुस्तक है नील दर्पण, और इसी में नील बगानों के अत्याचार के बारे में जानकारी मिलती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। अब आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास के ऊपर अब एक नज़र देख लेते हैं। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा 1781 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में स्थापित किया गया। कब, 1781 में। किसके द्वारा, हेस्टिंग्स के द्वारा, कलकत्ता में। और प्रथम प्रमुख मौलवी मुइजुद्दीन जी थे और फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की शिक्षा देते थे। संस्कृत कॉलेज की स्थापना ये बनारस में हुई थी 1791 ईस्वी में। जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप, इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है।
उद्देश्य क्या था? हिंदुओं के धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन। चार्ल्स विल्किंसन। अब चार्ल्स विल्किंसन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। चार्ल्स विल्किंसन थे भगवत गीता का प्रथम आंग्ल अनुवाद किए थे। आंग्ल लैंग्वेज में अनुवाद इन्होंने ही किया था भगवत गीता का। और प्रस्तावना क्या था? वारेन हेस्टिंग द्वारा लिखित प्रस्तावना के बाद ये किया गया था। अब सर विलियम जोन्स देख लेते हैं। ये अभिज्ञान शाकुंतलम को अंग्रेजी अनुवाद किए थे। तो ये कृति किसकी है? अभिज्ञान शाकुंतलम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। कालिदास जी की कृति है अभिज्ञान शाकुंतलम। और उड डिस्पैच या उड घोषणा पत्र क्या था? 1854 ईस्वी में आया था। चार्ल्स वुड द्वारा ये किया गया था, घोषणा इसकी की गई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे मैग्ना कार्टा कहता है। मैग्ना कार्टा कहा जाता है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का। अंग्रेजी शिक्षा के जनक इन्हें ही बोला जाता है। भारत में यही थे जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार और अच्छे से उस पर वर्क किया और उसे आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आधार क्या था? लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास तीनों प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की व्यवस्था इन्होंने की थी। कहाँ कहाँ पे? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। हंटर आयोग और कमीशन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 ईस्वी में नियुक्त प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो ये 1854 में प्राथमिक शिक्षा पे फोकस करने के लिए हंटर आयोग बना था। हंटर आयोग ये कभी आगे मिलेगा हम लोगों को, तो उसके बारे में वहाँ देखेंगे, लेकिन ये हंटर आयोग शिक्षा से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। उसके बाद फिर देखते हैं सैंडलर आयोग, वर्ष 1917 में आया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए नियुक्त किया गया था। कलकत्ता के विश्वविद्यालय के बारे में जानकारी देने के लिए विचार, विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है, यही इसका विचार था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई सर विलियम जोन्स के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, ध्यान रखें। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई 15 अगस्त 1906 ईस्वी में। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई डीके कार्वे के प्रयत्नों से। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? डीके कार्वे जी किए थे, इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ द्वारा। वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मदन मोहन मालवीय द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, जिसे आप समझ सकते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जिसे बोलते हैं, वही है। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय जी किए थे। 1896 ईस्वी में पूना में विधवा गृह की स्थापना की गई, किसके द्वारा? डीके कार्वे के द्वारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट। विधवा गृह की स्थापना डीके कार्वे जी ने किया था। आइए अब और कुछ प्रेस के विकास में देखते हैं, इंपॉर्टेंट। आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। बंगाल गजट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछा जाता है भारत का पहला कौन सा था, तो वो बंगाल गजट था। J.A. हिक्की 1780 ईस्वी में बंगाल गजट का प्रकाशन इन्होंने ही शुरू किया था, तो कौन थे? J.A. हिस्की जिसे बोल सकते हैं। कब? 1780 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेजली 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर इन्होंने ही लाया था। सेंसर लाने वाले कौन थे? वेलेजली। और पत्रेक्षण अधिनियमन पारित करने वाले वेलेजली ही थे। लॉर्ड हेस्टिंग 1818 ईस्वी में प्रतिक्षण अधिनियम रद्द करने वाले लॉर्ड हेस्टिंग थे। और लॉर्ड लिट्टन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाले कौन से थे? लॉर्ड लिट्टन। किस समय में पारित हुआ था? कब? 1878 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन जिसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द करने के लिए 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने लाए थे। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में देख सकते हैं। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले पहले भारतीय थे, तो ये पत्रकारिता में करने के लिए इन्हें सजा मिली थी ब्रिटिश सरकार से, तो ये पहले भारतीय थे जिन्होंने सजा पाए थे। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास
का अखबार था, इम्पॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय जी द्वारा लिखा गया था संवाद कौमुदी, प्रज्ञा का चांद जो बांग्ला में था, मिरातुल अखबार जो फारसी में प्रकाशित होता था, और इंडियन मिरर अखबार ये देवेंद्र नाथ टैगोर और मदन मोहन मनमोहन घोष, मदन मोहन जी नहीं थे, मनमोहन घोष इसके संस्थापक थे। अब गदर देख लेते हैं। गदर पार्टी का मुखपत्र और साप्ताहिक पत्र था ये। प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में किया गया था। तो गदर कहाँ इंपॉर्टेंट था? सैन फ्रांसिस्को में। कब? 1913 में। ये एक पार्टी भी थी और उसी का मुखपत्र निकलता था, मतलब आप उन्हें समझ लीजिए मोटिवेशन करने के लिए दिया जाने वाला एक फैलाने वाला पत्र था। 9 दिसंबर 1913 को गुरुमुखी में भी प्रकाशित किया गया। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन। एक अंक पख्तूनी भाषा में भी निकला था इसका। अमृत बाजार पत्रिका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। शिशिर कुमार घोष इसके संस्थापक थे। आइए अब कुछ और पुस्तकें देख लेते हैं। पुस्तकें और पत्र पत्रिकाएं। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दिया गया पत्रिका थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गांधी जी से रिलेटेड है, सीधा प्रश्न आते हैं इससे, कई बार आए हैं। दक्षिण अफ्रीका से प्रारंभ 1903 में ये जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ से दिया गया था इंडियन ओपिनियन। प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। द इंडियन नेशन कामेश्वर सिंह संस्थापक थे। रामकृष्ण पिल्ले जन्म 1878 ईस्वी में स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, रामेश्वर पिल्ले। और गांधी जी के द्वारा ही निकाला गया था हरिजन, जो कि अंग्रेजी में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साप्ताहिक पत्र पत्रिकाएं हरिजन। और आप लोग इसे ध्यान दीजिए, ये शब्द जो है, शब्द का जन्मदाता गांधी जी ही थे। हरिजन जिसका मतलब होता है, हरि मतलब होता है भगवान और जन मतलब होता है लोग, भगवान के लोग, उन्होंने ही ये शब्द निर्माण किया था। हरिजन अंग्रेजी में था, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में, ये 3 प्रकार के थे। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र था। ये किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू मतलब आप समझ सकते हैं जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। बहिष्कृत भारत भीमराव अंबेडकर द्वारा मराठी भाषा में दिया गया ये पत्रिका थी। बहिष्कृत भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। हिंदू पैट्रियाट प्रथम संपादक 1853 से लेकर 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष द्वारा और 1855 ईस्वी में संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा, 2 लोगों द्वारा ये दिया गया था, गिरीश चंद्र घोष और हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा। हिंदू पैट्रियाट। सोम प्रकाश बांग्ला साप्ताहिक पत्र का समाचार पत्र था, ईश्वरचंद विद्यासंघ द्वारा प्रकाशित था ये। सोम प्रकाश। नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन इसी में किया गया था, सोम प्रकाश में, जो बांग्ला साप्ताहिक पत्र था। उसके बाद फिर देखते हैं अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक था, जो अबुल कलाम आज़ाद जी द्वारा दिया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। लाला लाजपत राय द्वारा वंदे मातरम उर्दू दैनिक का प्रकाशन था। द पीपुल अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन था और कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन करने वाला था। जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा ये उर्दू अखबार दिया गया था, 2 लोगों के द्वारा मिलकर। रप्त गुफ्तार दादा भाई नौरोजी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 1-2 बार आ भी चुका है ये मैच द फॉलोइंग में। रप्त गुफ्तार नौरोजी जी की थी। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ। उसके बाद फिर आइए देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के लिए जो आंदोलन हुए भारत में। तो सबसे पहले राजा राम मोहन जी का नाम सबसे ऊपर आता है, तो सबसे पहले ध्यान इन्हीं के ऊपर देते हैं। प्रथम भारतीय थे जो भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को विरोध में आंदोलन करने के लिए प्रेरित हुए। इनकी उपलब्धियां क्या क्या थी? भारतीय पुनर्जागरण के पिता कहे जाते थे। एकदम इंपॉर्टेंट चल रहा है, अब आप लोग ध्यान से देखिए, सभी प्रश्न सीधे आए हुए। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता था? राजा राम मोहन राय जी को। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु इन्हीं को ही माना जाता था।
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक इन्हीं को माना जाता था। आधुनिक भारत का पिता इन्हें ही कहा जाता था। प्रथम आधुनिक पुरुष इन्हें ही कहा जाता था और यज्ञदूत के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो कितने प्रकार के आप देख सकते हैं उपाधियां इन्हें दी गई थी। आत्मीय सभा के ये संस्थापक थे। 1815 ईस्वी में इन्होंने इसकी स्थापना की थी। उद्देश्य क्या था? हिंदू धर्म में एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना इनका मुख्य कार्य था। अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि कौन दिया था? तो अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में राजा राम मोहन राय को तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा गया था अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय जी को। मृत्यु कब हुई थी? 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में ही इनकी मृत्यु हुई थी। अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बता रहे थे क्योंकि ये पूरी दुनिया टहल रहे थे तो इन्हें पता था कि अंग्रेजी शिक्षा ही ऐसी है जो पूरी दुनिया की भाषा लैंग्वेज और समझने के लिए आसानी होगी, इसलिए वो उसके पक्षधर थे। विरोधी ये किसके थे? मूर्ति पूजा और बाल विवाह और सती प्रथा के ये काफ़ी विरोधी थे और काफ़ी सक्रिय भूमिका इन्होंने इसमें निभाई भी थी। उसके बाद फिर देखते हैं दयानंद सरस्वती जी। 1867 ईस्वी में पाखंड खंडिनी पताका लहराया इन्होंने। कब? 1867 ईस्वी में। इनकी पुस्तक क्या है? सत्यार्थ प्रकाश, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार आ भी चुकी है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कथन इनका क्या था? अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। कोई अगर अच्छा शासन कर रहा है तो वो ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत बढ़िया कर रहा है। अपना स्वशासन होना चाहिए। हम लोग ही अपने ऊपर शासन करेंगे, हमारा ही व्यक्ति, हमारे देश का नागरिक ही हमारे ऊपर शासन करेगा, हमारा प्रधानमंत्री बनेगा, हमारा राष्ट्रपति बनेगा, हम लोगों के बीच से ही निकलेगा। इनका मेन लक्ष्य ये था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार परीक्षाओं में भी आ चुका है। तो आप इन्हें याद करने के लिए एक आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, आप छोटा सा ट्रिक याद रखें, आदि, इससे आपको याद रहेगा। आ से हो गया आर्य समाज, द से हो गया दयानंद सरस्वती। स्थापना कब की थी इन्होंने? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। उद्देश्य क्या था? प्राचीन बौद्ध वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना। वैदिक धर्मों की तरफ इन्होंने ज़्यादा फोकस किया। मुख्यालय कहाँ था? लाहौर, 1877 ईस्वी में। नारायण का क्या था? पुनः वेदों की ओर चलो। अब देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वेद की तरफ ज़्यादा प्रखर थे इन्होंने। उपाधि क्या थी? भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है इन्हें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा राजा राम मोहन राय जी से। दयानंद सरस्वती जी की उपाधि क्या थी? मार्टिन लूथर किंग कहे जाते हैं भारत के। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया था कि स्वराज मतलब हम लोग खुद राज करेंगे अपने ऊपर, कोई दूसरे देश का नागरिक आके हमारे ऊपर राज नहीं करेगा। अब आइए आर्य समाज में विभाजन भी हुआ था, उसके बारे में भी देख लेते हैं, यहाँ से भी प्रश्न बने हैं। प्रथम गुट क्या था? पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे। पाश्चात्य शिक्षा मतलब वेस्टर्न कंट्री का जो शिक्षा है, आप समझ सकते हैं यूरोप और अमेरिका, उस प्रकार का, जिसमें लाला लाजपत राय, हंसराज प्रमुख व्यक्ति थे और दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। द्वितीय गुट जो था ये पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, मतलब इनका मानना था कि पाश्चात्य शिक्षा नहीं प्रमोट होनी चाहिए। स्वामी श्रद्धानंद और लेखराज और मुंशीराम ये इसमें प्रमुख व्यक्ति थे और गुरुकुल की स्थापना पे इन्होंने ज़्यादा बल दिया। कब? 1902 ईस्वी में। विभाजन कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, ये एक बार आ भी चुका है। तो 1892 से 93 ईस्वी में आर्य समाज का विभाजन हुआ था। उसके बाद देखते हैं प्रार्थना सभा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी ये भी। 1867 ईस्वी में बम्बई में शुरू हुआ था। आत्माराम पांडुरंगी इसके संस्थापक थे। आप इसे याद करने के लिए छोटा ट्रिक रखें, आपा, आपा, आत्माराम पांडुरंगी। और उसके बाद ये इसके संस्थापक थे। प्रेरणा कहाँ से मिली थी? केशवचंद्र सेन के द्वारा। और प्रमुख उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना और स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि करना और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को ज़्यादा प्रोत्साहन देना। तो महिलाओं के ऊपर अच्छा खासा कार्य किया था प्रार्थना समाज ने।
उसके बाद फिर देखते हैं, कुछ फैक्ट देख लेते हैं। संस्था एक ही जगह देखिए, मतलब समेट के दिया गया है कि संस्थापक कौन कौन थे। देव समाज शिवनारायण अग्निहोत्री जी थे। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। आप इससे समझ सकते हैं कि कोई सत्य को अगर शोध लेगा तो वो फूल जाएगा, मतलब काफ़ी मोटा तगड़ा हो जाएगा। तो आप उस हिसाब से इसे याद रखने का प्रयास करें। ये तो टिक तो बहुत सही नहीं है, लेकिन बस इतना याद रखें कि कोई किसी चीज़ को शोध रहा है तो वो फूल जाएगा, तो वो ज्योतिबा फूले हो जाएगा। धर्म सभा राजा राधाकांत देव जी और राधा स्वामी सत्संग आंदोलन जो हुआ था, ये तुलसीराम शिवदयाल साहब और स्वामी जी महाराज जी के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन इम्पॉर्टेंट है, विवेकानंद जी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है, युवाओं के काफ़ी चहेते माने जाते हैं। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्र नाथ टैगोर जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग आता है। बहुजन समाज मुंकुदराव पाटिल और शंकर राव जाघव जी थे, ये बहुजन समाज। और विडो रिमैरिज एसोसिएशन विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित जी थे। उसके बाद फिर आइए देखते हैं नेटिव मैरिज एक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। 1872 ईस्वी में पारित हुआ था केशव चंद्र सेन जी के प्रयास के द्वारा। विवाह हेतु प्रावधान क्या किए गए थे? लड़कों की न्यूनतम उम्र जो होगी वो 18 वर्ष होगी और लड़कियों की 14 वर्ष। अन्य नाम क्या था? ब्रह्मा विवाह अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है, नेटिव मैरिज एक्ट। उसके बाद फिर देखते हैं 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी आया था, जो पारित हुआ था। कब आया था? 1856 ईस्वी में। सीधा प्रश्न यहाँ से यही मैच द फॉलोइंग में आता है। उसके बाद फिर देखते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में। लॉर्ड लिट्टन के कार्यकाल में आया था। अन्य नाम क्या था? देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी इसे जाना जाता है। प्रमुख कथन क्या था? अर्स्कीन पेरी विपरीतगामी और असंगत, ये इसके प्रमुख कथन थे। एस.एन. बनर्जी आकाश के ब्रजपात के नाम से भी नारा लगाया जाता था। कांग्रेस के पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, अभी ये अगला टॉपिक हम लोग देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कांग्रेस का गठन हुआ उसके पीछे के सभी फ्रेमवर्क को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या क्या घटनाएं उस समय घटित हुई थी, कैसे कैसे करके कांग्रेस का निर्माण हुआ था। बंग भाषा प्रकाशित सभा राजा राम मोहन राय के सहयोग के द्वारा 1836 ईस्वी में स्थापित लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में देख लेते हैं। ये बंग भाषा प्रकाशनी सभा कब गठित हुई थी? 1836 ईस्वी में। लैंड होल्डर सोसाइटी, अन्य नाम जो था जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? जमींदारों के स्वार्थ की रक्षा करना। और संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर जी थे। पूना सार्वजनिक सभा स्थापना कब हुई थी? 1870 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? M.G. रनाडे जी और G.V. जोशी जी थे। उसके बाद फिर अगला देखते हैं इंडियन एसोसिएशन, अन्य नाम क्या था? भारत संघ। स्थापना कब हुई थी? 26 जुलाई 1876 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे, आनंद मोहन बोस के सहयोग से किए थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना अक्टूबर 1851 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी। संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? राधाकांत देव जी जो अध्यक्ष थे, और हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र आदि लोगों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में कलकत्ता में होती है। संस्थापक कौन थे? सैयद अमीर अली जी थे। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, स्थापना वर्ष कब था? 1885 ईस्वी में। संस्थापक कौन थे? फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, बम्बई के
त्रिमूर्ति कहे जाते हैं? यही तीनों लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सीधा प्रश्न आया हुआ है। मुंबई की त्रिमूर्ति कौन कौन कहे जाते हैं? फिरोज शाह मेहता जी और केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। आइए अब आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन और इसके अधिवेशन कैसे कैसे हुए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न अच्छे खासे बनते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एयू हुम के द्वारा किया गया था 1885 ईस्वी में। तत्कालीन वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सीधा प्रश्न आता है। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। स्थान कहाँ था? गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत विश्वविद्यालय। ये कहाँ था? बम्बई में। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। प्रथम महासचिव एओ हुम जी थे और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था प्रथम अधिवेशन में। द्वितीय अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी जी थे। तृतीय अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में आयोजन हुआ। अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट यहाँ दिए गए हैं, सभी नहीं दिए गए हैं। जो जो इम्पॉर्टेंट है, अधिवेशन तो बहुत हुए थे, उसमें से जो जो इम्पॉर्टेंट है वही यहाँ पे समेट के दिए गए। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कहे जाते हैं, जॉर्ज यूले। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1911 में आयोजित हुआ था। जन गण मन प्रथम गायन कांग्रेस अधिवेशन में। अध्यक्ष बिशन नारायण धर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, एनी बेसेंट जी। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है गांधी जी का। गांधी जी एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, वो था बेलगांव का अधिवेशन। कहाँ, कब? 1924 में। ये बेलगांव अवस्थित कहाँ है? ये है कर्नाटक में। कर्नाटक में। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। कराची अधिवेशन इम्पॉर्टेंट था, ये 1931 में आयोजित हुआ था। वल्लभ भाई पटेल जी इसकी अध्यक्षता किए थे। हरिपुरा अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। और जेबी कृपलानी जी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा बनता है कि आज़ादी के समय अध्यक्ष कौन था। कुछ तथ्य देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा जाता है। कहा था, ये कौन कहे थे? सर वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था कि अशांति के जन्मदाता हैं। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल की गई थी बम्बई के कपड़ा मिल के मजदूरों के द्वारा। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु थे मैजनी। शेरे पंजाब कहा जाता था लाला लाजपत राय जी को ही। और कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में बंटवारा हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष जी। उसी समय विभाजन हुआ था। गरमपंथी नेता कौन कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। इनको उपनाम से याद करने के लिए रखा जाता है। लाल, बाल, पाल और घोष, ये चार नाम से जाने जाते हैं याद करने के लिए। लाला लाजपत राय आप देख सकते हैं, लाल, बाल, पाल और घोष। और इसमें नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी जी थे और फिरोज शाह मेहता और दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये विभिन्न प्रकार के नेता नरमपंथी के थे। तो आप गरमपंथी में आप इम्पोर्टेंट यही चार याद रखेंगे, बाकी सब कोई भी आता है प्रश्न में तो आप उसे नरमपंथी में लगा के आगे चलें। अब भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कैसे कैसे हुआ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मित्रों। इसको हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य सही न होने के अभाव में मित्रों इस वीडियो को अभी हम विराम दे रहे हैं। प्रयास करेंगे जल्द से जल्द इसको कंप्लीट किया जाए। मित्रों कैसा लगा वीडियो, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके आप ज़रूर फीडबैक देते रहें। आप लोगों के प्यार और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।